Hello students, myself Dr. Ashutosh Kumar Mishra. Welcome back here to the next part of the chapter isomerism. हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म पढ़ा है। जो रेस्पेक्टिव जो आइसोमेरिक टाइप्स हैं उसमें हम ज़्यादा टाइम जो दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं बिकॉज वी आर डीलिंग विद द टॉपिक फ्रॉम वेरी बिगनिंग विद फ्रॉम से बेसिक टू द एडवांस लेवल। सो हम लोग साथ में प्रॉब्लम्स भी करते जा रहे हैं। हर एक जो कंसेप्ट है उसमें कंप्लीट क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट स्टूडेंट्स कैन इजीली कम्पीट टू द एग्जामिनेशन। वी आर मेकिंग द वीडियो विद द डिफरेंस जो कि अभी तक यूट्यूब में नहीं है, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसीलिए जो है सो ये स्ट्रेस में ज़्यादा इतना दे रहा हूँ। तो काइंडली डू हैव पेशेंस वाचिंग द वीडियो। एंड आज जो हम आइसोमेरिक टाइप की बात करने वाले हैं वो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। लेकिन जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म है उसको समझने के लिए, उसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको ड्रॉ करने के लिए वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, जिसको कि हम लोग अनसैचुरेशन फैक्टर भी करते हैं। तो ये जो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है ये हमारा बेसिकली दो बेसिक चीज़ों को ये डिनोट करता है। ये इंडिकेटर है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का गिवन मॉलिक्यूल में कंपेयर टू द गिवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और दूसरी जो बात के बारे में ये इंफॉर्मेशन हमें देता है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, गिवन कंपाउंड्स में कितने रिंग्स हैं और कितने पाई बॉन्ड्स या रिंग्स एंड पाई बॉन्ड्स मिला करके टुगेदर कितने हैं। सो ये किन चीज़ों को इंडिकेट करता है, पहले तो हम इसकी बात कर लें। दिस इज इंडिकेटर ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन गिवन मॉलिक्यूल कंपेयर टू एनालोगस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो देयर इज अ वर्ड एनालोगस। इस एनालोगस का मतलब है कि जब हम कोई गिवन कंपाउंड देख रहे हों तो उस गिवन कंपाउंड में जितने कार्बन एटम्स हैं उस उतने ही कार्बन एटम का यदि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम देखें तो उस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन एटम्स को काउंट कर लें और गिवन कंपाउंड के हाइड्रोजन्स को काउंट कर लें। जो डिफरेंस आएगा उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं और वो हमारा इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी होता है। तो यहाँ एनालोगस से हमारा मतलब हुआ द एनालोगस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन। दूसरी बात हमने यहाँ जो कहा है कि आईएसडी जो है हमें इंफॉर्मेशन देता है नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, इन दोनों के बारे में टुगेदर इंफॉर्मेशन देता है। चीज़ों को समझेंगे हम लोग एग्जाम्पल से। जैसे मैं यहाँ एक केस ले लूँ से कि मैंने यहाँ कहा कि हमारे पास एक कोई पाई बॉन्ड है, एक अनसैचुरेशन फैक्टर है और वो अनसैचुरेशन फैक्टर जो है मैंने कहा कि 1 है। मैंने कहा कि इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी को हम लोग अनसैचुरेशन फैक्टर भी करते हैं, यूएफ शॉर्ट में करते हैं। यदि अनसैचुरेशन फैक्टर से कि 1 है तो इसका एक सीधा मतलब है कि इसमें गिवन कंपाउंड में या तो एक पाई बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड हो सकता है, या दूसरी बात कि एक रिंग हो सकता है। ये दो पॉसिबिलिटी हमारे पास अनसैचुरेशन फैक्टर 1 को लेकर के आते हैं। एग्जाम्पल से समझें कि हम जब अनसैचुरेशन फैक्टर की बात कर रहे होते हैं तो एक से कि हमने यहाँ कंपाउंड लिया है और ये कंपाउंड है हमारा से कि C4H, ये मॉलिकुलर फार्मूला हमारे पास। इस मॉलिकुलर फार्मूला से यदि हमें स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है तो पहले हमें अनसैचुरेशन फैक्टर पता करना पड़ेगा। अनसैचुरेशन फैक्टर पता करने के लिए हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरफ देखेंगे विच इज़ हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। उसी के लिए हम टर्म एनालोगस यूज कर रहे थे। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा वो 4 कार्बन वाला, उसका हमारा फार्मूला C4H10 होगा। तो इस 10 जो हाइड्रोजन है यहाँ पे वो देखें, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो हाइड्रोजन है और गिवन हमारा जो कंपाउंड है उसका हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में ये 2 का डिफरेंस है स्टूडेंट। ये जो डिफरेंस 2 का आता है, जो भी डिफरेंस आया उसको फर्दर हम 2 से डिवाइड करते हैं फॉर द इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी के कैलकुलेशन के लिए, और फिर जो परसेंट आता है वो हमारा अनसैचुरेशन फैक्टर होता है। ये कैलकुलेशन की बात होगी। लेकिन यदि हमारे पास से कि एक पाई बॉन्ड है और ये एक पाई बॉन्ड और एक रिंग है हमारे पास, तो ये दोनों अनसैचुरेशन फैक्टर 1 को डिनोट करता है। तो से कि हम C4H8 की बात करें तो इसका मतलब है कि यहाँ 2/2 से फर्दर हमें तब डिवाइड करना होता है। अभी हम लोग सीखेंगे कैसे, जो फॉर्मूला है वो जानेंगे, और वो तब हमें 1 देगा।
दिस वन अनसैचुरेशन फैक्टर का मतलब है कि हमारे पास जो है एक पाई बॉन्ड हो सकता है या फिर एक रिंग हो सकता है। एक पाई बॉन्ड के साथ यदि हम पॉसिबिलिटी लें तो हम कोई आइसोमेरिक टाइप में एक तो 1 या 2 ब्यूटीन को एक ड्रॉ कर सकते हैं हम, क्योंकि पोजीशन आइसोमर यहाँ देख नहीं रहे हैं इसलिए कोई एक ही ले लें। ये हमारा से कि 2 ब्यूटीन हो गया। और यदि एक रिंग फॉर्म ले लें स्टूडेंट, तो रिंग फॉर्म में से कि ये साइक्लोब्यूटेन हुआ। आप साइक्लोब्यूटेन में हर एक कॉर्नर पे 2 हाइड्रोजन होते हैं ना, तो आप काउंट करें C4H8 हो। तो रिंग भी एक जो है सो स्यूडो ही सही, लेकिन वो एक इंडेक्स, वो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स को डिनोट करता है। तो रिंग की वजह से भी स्यूडो अनसैचुरेशन आता है, लेकिन अनसैचुरेशन होता है क्योंकि हाइड्रोजन वहाँ कम होता है। और 1 पाई बॉन्ड यदि हमारे पास है तो यहाँ भी तो अनसैचुरेशन है ही हमारा, यहाँ फर्दर हाइड्रोजन का एडिशन हो सकता है। तो ये हमारा यहाँ पाई बॉन्ड है, सॉरी ये एक पाई बॉन्ड वाला कंपाउंड और एक जो है हमारा रिंग वाला कंपाउंड ऐसा हो सकता है। कैसे कैलकुलेशन करते हैं हम लोग इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी की? यदि हम नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स ही हैं, तो हम सिंपल हाइड्रोकार्बन्स की ओनली बात करें स्टूडेंट, तो हाइड्रोकार्बन्स में हमारा जो है कार्बन एंड हाइड्रोजन ही होता है। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में यदि ISD निकालना हो तो इसके लिए जो हम तरीका यूज करते हैं, जो फॉर्मूला यूज करते हैं, वो फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है। पहले एक लाइन ड्रॉ कर लें, और ये जो लाइन है इसमें हम लोग अनसैचुरेशन फैक्टर यदि लिखें, UF की बात यदि लिखें, अनसैचुरेशन फैक्टर जो है ये हमारा हो जाएगा HX माइनस HY एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 2। ताकि ये होना चाहिए, 1 मिनट, ये थोड़ा मैं इसे विद इन द, इसको थोड़ा बॉक्स को अलाइन कर दूँ आप इस तरह से। हाँ, अब यहाँ जो ये बात हो रही है हमारी कि जो अनसैचुरेशन फैक्टर हम निकाल रहे हैं, इस अनसैचुरेशन फैक्टर में 2 टर्म्स आए हैं, एक HX और दूसरा है HY। HX हमारा हाइड्रोकार्बन, जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है, जो कंसर्न सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसमें हाइड्रोजन के नंबर को डिनोट करता है, और HY हमारे गिवन कंपाउंड में हाइड्रोजन को डिनोट करता है। सो HX एंड HY क्या हैं, इसकी बात हम करें तो HX हमारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन गिवन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड योर HY इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन गिवन कंपाउंड। अभी जो हम एग्जांपल ले रहे थे C4H8 की, C4H8 यदि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कितना होगा हमारा इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी या अनसैचुरेशन फैक्टर, तो हम पहले HX की वैल्यू निकालें। HX का मतलब जो गिवन नंबर ऑफ कार्बन के साथ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। तो क्योंकि हम लोग बात, हमारा जो गिवन कंपाउंड है, गिवन फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा आ रहा है, क्या लिया था हमने लिया है स्टूडेंट, गिवन वाला जो हमने लिया है वो है C4H8। और ये जो हमारा जो अभी जो कंपाउंड हमने जो एनालोगस सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कि 4 कार्बन हो, उसका फॉर्मूला हो जाएगा C4H10। तो ये H10 का जो हाइड्रोजन 10 है वो दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द HX, और यहाँ जो ये 8 है ये हाइड्रोजन का जो नंबर है ये रिफ्लेक्ट जो है सो डिनोट कर रहा है HY को। हमें इस HX में से HY को माइनस करना है और 2 से डिवाइड करना है, यू विल गेट द इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी फॉर द गिवन हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ यदि हम निकालें इसके लिए, इस गिवन कंपाउंड के लिए यानी C4H8 के लिए, तो हमारा जो अनसैचुरेशन फैक्टर इसके लिए हो जाएगा वो हो जाएगा 10 माइनस 8 एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट कितना, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो एक यूनिट अनसैचुरेशन का मतलब है कि या तो एक हमारा पाई बॉन्ड है या हम कह सकते हैं कि एक हमारा रिंग है। इसी तरह से यदि हम फर्दर बात करें, हमारे पास से कि अनसैचुरेशन फैक्टर जो है सो 2 आ रहा है, तो अनसैचुरेशन फैक्टर के साथ जो हमारी पॉसिबिलिटी 2 के साथ जो पॉसिबिलिटीज होंगी वो 2 तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पे होंगी। एक तो हमारा कंपाउंड जो है सो साइक्लिक हो सकता है स्टूडेंट, एक तो कंपाउंड हमारा साइक्लिक हो सकता है, और दूसरा जो है सो एसाइक्लिक हो सकता है।
एसाइक्लिक का मतलब ओपन चेन फॉर्म हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ C6H, अच्छा अनसैचुरेशन फैक्टर क्योंकि 2 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यदि अनसैचुरेशन फैक्टर 2 है तो या तो ऐसा हो सकता है कि 2 रिंग हो जाए, 2 रिंग ही हो, तो हर एक रिंग में एक रिंग की वजह से एक इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी और एक पाई बॉन्ड की वजह से एक इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, तो या तो 2 रिंग हो जाए या ऐसा हो सकता है कि ए साइक्लिक यदि हम ले रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड हो जाए, यानी कि एक ट्रिपल बॉन्ड या तो एक ही जगह हो जाए या 2 अलग अलग लोकेशन पे मिला करके 2 पाई बॉन्ड हो जाए। एग्जाम्पल्स लेंगे, या ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी आ सकता है साइक्लिक में कि 1 रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड आ जाए। जैसे एग्जाम्पल हमारा है ये साइक्लोहेक्सिन हम ले लें, तो साइक्लोहेक्सिन में एक रिंग और एक पाई बॉन्ड, ऐसा हो, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि 2 हम रिंग ही ले लें, यहां भी अनसैचुरेशन फैक्टर उतना ही होगा, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करके देख लें। यहाँ हमारे पास टोटल 6 कार्बन है, तो हाइड्रोजन आप हर एक कॉर्नर पे काउंट करके देख लें तो ओवरऑल उतना ही होगा। तो इस तरह की 2 पॉसिबिलिटी, या तो 2 रिंग की पॉसिबिलिटी या जो है सो एक रिंग प्लस एक पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी आएगी, या कोई एक पाई बॉन्ड इकट्ठा ही एक जगह ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में आ जाए, जैसे कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH2 एंड 1 2 3 4 एंड देन हमने कह दिया CH2 एंड CH3, एक तो ऐसा हो जाए, या 2 अलग अलग लोकेशन पे जो है सो पाई बॉन्ड हो जाए, यानी कि CH2 इस तरह से। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज एराइज हो सकती हैं। CH2 देन से कि हम यहाँ CH ले लें, 1 2 3 4 हो गया है हमारा, और से कि यहाँ CH और यहाँ CH3 ले लें, और भी पॉसिबिलिटी चेन फॉर्म में भी हो सकती हैं, हम सभी को नहीं लिखेंगे। तो अनसैचुरेशन फैक्टर यदि 2 हो रहा है तो हर एक रिंग एक अनसैचुरेशन फैक्टर को कंट्रीब्यूट करता है और हर एक पाई बॉन्ड एक अनसैचुरेशन फैक्टर को कंट्रीब्यूट करता है, इसीलिए हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इस तरह से निकल करके आएंगी। हम यदि बात करें ये कुछ और यदि हम लें अनसैचुरेशन फैक्टर से कि हम 3 लें, तो अनसैचुरेशन फैक्टर 3 के साथ जो पॉसिबिलिटीज़ निकल करके आएंगी वहाँ आप समझ सकते हैं कि यदि हमारे पास UF की वैल्यू 3 आ रही है तो ये 3 का मतलब ऐसा हो सकता है कि हमारे पास 3 रिंग हों, कैलकुलेशन से यदि आ रहा है तो, या ऐसा हो सकता है 3 रिंग हो सकता है, या 2 रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड हो सकता है, 1 पाई हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि 1 रिंग प्लस 2 पाई बॉन्ड हो सकता है, या यदि हम ओपन चेन की बात करें तो एक ही साइड पे कोई से कि डबल बॉन्ड और एक साइड पे जो है तो ट्रिपल बॉन्ड, यानी 3 ओवरऑल हमें पूरा करना है, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड के टर्म में बताएं तो 3 पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जो कि 2 या 3 या ज़्यादा लोकेशंस पे हो सकती है। तो अनसैचुरेशन फैक्टर बेसिकली हमें ये बताता है कि कितना पाई बॉन्ड होगा, कितना रिंग होगा, या गिवन कंपाउंड में हाइड्रोजन कंपेयर टू द गिवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कितना कम होगा। एनीवे कैलकुलेशन फर्दर हम करें, हम वैसे कंपाउंड्स में अब इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी को देखें जहां कार्बन हाइड्रोजन के अलावा बाकी के दूसरे एलिमेंट्स हों। जैसे एक ऐसा ही एग्जांपल है हमारा, कोई की कंपाउंड कोई कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड कोई डाइवेलेंट एटम से कि ऑक्सीजन या सल्फर हो, तब हम कैसे निकालेंगे इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। तो इसके लिए जो रूल है हमारा कि सिंपली डाइवेलेंट एटम is ignored, इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और तब हम जो है सो कैलकुलेशन करते हैं सेम टू सेम। अनसैचुरेशन फैक्टर जो हमारा होगा वही हम HX माइनस HY ले लेंगे, और हमारा जो है सो दिस इज डिवाइडेड बाई 2। जैसे स्टूडेंट हम जो है सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लें
ये एग्जाम्पल हम लोग से कि लेते हैं एक कोई सो इस तरह से यदि हम यहाँ कोई एक से कि ईथर ले लें, से हमारे पास एक ले रहे हैं C4H8O। तो इसमें यदि हम ड्रॉ करें स्ट्रक्चर इसका, यदि ड्रॉ करना हो तो C4H8O के लिए सिंपली इस डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम को हम इग्नोर करने वाले हैं। तो इसको इग्नोर कर दें तो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कैलकुलेशन के लिए इसको सिंपली हम लोग C4H8 लिख सकते हैं स्टूडेंट। और जो इसका एनालोगस हाइड्रोकार्बन है वो HX की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो एनालोगस 4 कार्बन का हमारा हाइड्रोकार्बन होगा उसमें हमारे 10 जो है सो हाइड्रोजन होंगे, और इसमें HY जो हमारा है वो कितना है, इसमें हमारे 8 हाइड्रोजन्स हैं। तो हमारा अनसैचुरेशन फैक्टर कितना हो जाएगा, यू विल बी 10 - 8/2। तो अनसैचुरेशन फैक्टर आ गया हमारा 1। इसका मतलब C4H8O वाले कंपाउंड्स में हमारा जो है सो कोई एक रिंग हो सकता है या फिर जो है सो एक पाई बॉन्ड होगा, क्योंकि अनसैचुरेशन फैक्टर हमारा 1 आ रहा है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर की जो पॉसिबिलिटी है वो शायद ये वो एक तो ऐसी हो सकती है कोई THF जैसी, THF मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरन जिसको कहते हैं, 1 2 3 4, ना हर एक इंड पे हमारा जो है सो 2 हाइड्रोजन रहेगा, कॉर्नर पे ऑक्सीजन वाले पे नहीं रहेगा। सो दिस इज ऑफन कॉल्ड THF, द टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, वन ऑफ द वेरी गुड सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। या कोई ओपन चेन कंपाउंड हो सकता है जिसमें कि एक कोई पाई बॉन्ड हो और 1 2 यहाँ से कि ऑक्सीजन हम कर दे रहे हैं तो इधर भी हमारा से कि हो जाए और यहाँ डबल बॉन्ड ऐसा हो जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज जो है सो एराइज हो सकती हैं। और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं चेन फॉर्म में, लेकिन क्योंकि हम रिंग चेन की बात कर रहे हैं तो एक रिंग और एक चेन हम यहाँ हम इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी की इनफैक्ट बात कर रहे हैं, तो ओनली हम उसकी कैलकुलेशंस पे ज़्यादा एडरेंट रहे। तीसरा जो हमारा कैलकुलेशन हो सकता है, एक चीज़ तो जो पीछे छूट गया से कि डाइवेलेंट एटम का हमने किया, मोनोवेलेंट एटम हो तब क्या होगा। मोनोवेलेंट एटम मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन तो मोनोवेलेंट है ही, लेकिन कोई अदर मोनोवेलेंट एटम हो तब THF का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो से कि हमारे पास एक एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ कि हमारे पास से कि CH3Cl है, यानी ये क्लोरोमीथिन है। तो यहाँ हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ जो हमारा तरीका है कि मोनोवेलेंट एटम अदर देन हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड हाइड्रोजन। मोनोवेलेंट एटम is considered hydrogen for ISD calculations. For ISD calculation, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कैलकुलेट करना हो तो हम क्लोरीन को हाइड्रोजन ही मान लें। जैसे CH3Cl, तब हमारा इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी के कैलकुलेशन के लिए इसको क्लोरीन को यदि हम हाइड्रोजन के जैसा ही मान लें तो ये CH4 हो जाएगा। तो अब हम कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा हाइड्रोकार्बन होगा वो तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो भी CH4। यहाँ जो HX है स्टूडेंट ये हमारा 4 है, और इसीलिए और जो गिवन कंपाउंड है उसमें भी HY जो हमारा है उसमें भी हाइड्रोजन जो है सो 4 है, तो दोनों जगह 4 4 है। तो हमारा अनसैचुरेशन फैक्टर इस गिवन कंपाउंड में कितना हो गया, तो दिस कम्स आउट विद 0, यानी कोई इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी नहीं है। मीन्स देयर cannot be any ring or any pi bond with this compound CH3Cl के साथ। कोई एक दूसरा भी कंपाउंड ले लें, से कि हम यहाँ एक ये कंपाउंड ले लेते हैं, इधर हम से कि ये क्लोरोबेंजीन की बात कर रहे हैं। अब ये क्लोरोबेंजीन में हमारे पास ये 3 पाई बॉन्ड और ये एक क्लोरीन है। यदि फॉर्मली हम ऐसे देखें तो कैलकुलेशन यदि हमें यहाँ करना हो तो हमें यहाँ दिख रहा है कि एक रिंग है और 3 पाई बॉन्ड है, तो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी या अनसैचुरेशन फैक्टर कितनी होनी चाहिए, 4। क्योंकि हमने एक तो फॉर्मूला से तो वो निकालते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, लेकिन यदि स्ट्रक्चर ही दिया हो तब तो अनसैचुरेशन फैक्टर या UF को हम इजीली बता सकते हैं। पर रिंग एक अनसैचुरेशन फैक्टर और पर पाई बॉन्ड एक अनसैचुरेशन फैक्टर, तो ओवरऑल कितना हुआ, 1 और 3 हमारा कितना हो गया, तो ये 4, तो 4 हमारा इसमें है। अब इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखें तो हर एक इंड पे एक एक हाइड्रोजन ही होगा, क्योंकि डबली बॉन्डेड है
और इस क्लोरीन वाले साइड पे एक भी नहीं होगा। मीन्स ये कुछ इस तरह से होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, क्लोरीन वाले साइड पे नहीं होगा, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन। तो इस तरह से जो फॉर्मूला निकल करके आ रहा है वो C6H5 आ रहा है और ये Cl आ रहा है। सो दिस इज योर हाइड्रोकार्बन, सॉरी ये गिवन कंपाउंड। अब C6H5Cl में इसका जब हम THF का इसका जब हम इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी का कैलकुलेशन करेंगे तो इसके लिए क्लोरीन को हाइड्रोजन मान करके हमें कैलकुलेशन करना होता है। मैंने क्या कहा कि यदि कोई मोनोवैलेंट एटम है जैसा कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसमें जो मोनोवैलेंट एटम है उसको हाइड्रोजन कंसीडर करना चाहिए फॉर IHD कैलकुलेशन। तो इस तरह से यदि हम इसको IHD कैलकुलेशन के लिए लिखें तो C6H6 लिखना पड़ेगा, और हमारा जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो हाइड्रोकार्बन हमारा होगा, जो ये C6H6 हमने जो लिखा, और कॉरेस्पॉन्डिंग जो एल्केन होगा वो एल्केन में हमारा जो है सो HX कितना हो जाएगा, 6 कार्बन का जो एल्केन होता है उसमें हमारा CnH2n+2 कर दें तो 14 हमारा जो है सो X का वैल्यू आएगा। और यहाँ पे मात्र हमारा 6 ही हाइड्रोजन है, तो इसको हम डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा हमारा 8। और हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, HX - HY/2, तो हम इसको 8 को 2 से डिवाइड कर दें तो इस कंपाउंड के लिए हमारा अनसैचुरेशन फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 8 को तो ये 4 आ जाएगा। तो अनसैचुरेशन फैक्टर यहाँ 4 आ गया, जो कि हम यहाँ देख पा रहे थे गिवन स्ट्रक्चर से भी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो तब भी हम जो है सो ये निकाल सकते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, या यदि हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हो तो वहाँ से तो कर पता कर ही सकते हैं। तीसरा जो हमारा डिस्कशन होगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी फॉर द substances, for the molecules containing some trivalent atom like the nitrogen, phosphorus, etc. ऐसे कंपाउंड्स में हम करते हैं क्या कि for IHD कैलकुलेशन IHD का कैलकुलेशन जब करना हो तो 1 हाइड्रोजन एटम पर नाइट्रोजन एटम आर इग्नोर्ड टुगेदर। मेरा कहने का मतलब है कि से हमारे पास जो है सो कोई हम एक स्ट्रक्चर ले लें, और इस स्ट्रक्चर में से कि हम इसमें इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन, तो वन सच कंपाउंड हम ले रहे हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे से कि लिख रहा हूँ स्टूडेंट, C5H5n। अब निकाल करके देखें फ्रॉम द मॉलिकुलर फार्मूला कि क्या हमारा इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी होगा। तो पहली बात हमने क्या कहा कि IHD कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें एक नाइट्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम को जो है सो इग्नोर करना होता है। जितना नाइट्रोजन एटम को इग्नोर करेंगे उतना ही हाइड्रोजन एटम को भी इग्नोर करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि यदि हम यहाँ से एक नाइट्रोजन को ये इग्नोर कर रहे हैं तो इसके साथ एक हाइड्रोजन को भी इग्नोर करना पड़ेगा, सो देट एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन को इग्नोर कर दें तो ये फॉर्मूला C5H4 हो जाएगा फॉर द इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कैलकुलेशन। यदि से कि हम 2 नाइट्रोजन इग्नोर करते हैं तो हमें 2 हाइड्रोजन भी इग्नोर करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो हमारा ये जो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी के लिए जो अपेरेंट फॉर्मूला जो हमारे पास बचा आया वो C5H4 है। अब हम इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन से कंपेयर करके देखें कि जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा उस सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जिसमें कि 5 कार्बन हो वहाँ हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा, HX का नंबर कितना होगा। तो हम कहेंगे कि वहाँ हमारा C5H12 हो जाएगा ना, CnH2n+2 होता है तो यहाँ 12 हो जाएगा। और HY की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, तो दिस इज 4। हम लोग सेम फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे ना जो अभी पहले भी यूज़ कर रहे थे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अनसैचुरेशन फैक्टर। ओनली डिफरेंस क्या होगा कि पर नाइट्रोजन एटम एक हाइड्रोजन एटम भी हम इग्नोर करने वाले हैं। सो नाउ 12 में से हमने 4 को माइनस कर दिया, HX - HY जिसको करते हैं जो पहले फॉर्मूला यूज़ किया, और 2 से डिवाइड कर दिया स्टूडेंट, तो हमारा ये आ गया कितना 4।
क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पॉसिबिलिटीज तो बहुत है। जो वन फेमस पॉसिबिलिटी है वो हमारी पिरिडीन की पॉसिबिलिटी है। पिरिडीन मतलब ये स्ट्रक्चर, ये आप इसमें काउंट करें, हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, तो हर एक कार्बन इंड पे जो है सो एक एक हम यदि हाइड्रोजन डाल दें तो यहाँ हमारा जो है सो 5 हाइड्रोजन हो जाएगा, C5H5N। रिंग में एक अनसैचुरेशन फैक्टर या एक ISD होता है और हमारा हर एक पाई बॉन्ड के साथ एक ISD साथ में होता है। तो इस तरह से हमारे पास रिंग और पाई बॉन्ड दोनों को मिला करके हमारे पास ओवरऑल टोटल जो ISD है वो 4 आ रहा है, जो हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से भी कैलकुलेट किया है। सो ऐसे हम ट्राइवेलेंट एटम्स के केस में जो है सो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी को निकालते हैं। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने में काफ़ी हेल्पफुल है। सो हमें इसका नॉलेज एकदम से होना ही चाहिए। तो मैंने सारे रूल्स को, जो कॉमन रूल्स हैं फॉर द डाइवेलेंट एटम, फॉर द ट्राइवेलेंट एटम कंटेनिंग कंपाउंड, फॉर द मोनोवेलेंट कंटेनिंग कंपाउंड एंड द सिंपल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उनके केस में इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कैसे निकालते हैं ये हमने अभी तक देखा है। कुछ प्रॉब्लम्स कर ले। सो द क्वेश्चन हियर इज हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैविंग अ फिनाइल रिंग आर पॉसिबल फॉर द गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H10। अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कैलकुलेट करना चाहिए स्टूडेंट्स। तो पहले हम बात करेंगे HX के कैलकुलेशन की। यदि हम HX की बात करें, HX क्या होता है हमारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन गिवन इन कॉरेस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो वहाँ 8 कार्बन वाला जो हाइड्रोकार्बन होगा वहाँ 8 2 जा 16 + 2 CnH2n + 2 लेते हैं ना, तो 18 हो जाएगा हमारा। और HY की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि गिवन कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन है, तो 10। तो इस तरह से हम देखें यहाँ तो हमारे पास जो है सो ओवरऑल हाँ 18 है और यहाँ C8H10 है। तो इसमें हम यदि देखें ओवरऑल तो हमारे पास जो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी निकल करके आएगी वो कितनी आएगी, UF यदि हम लें तो EF की वैल्यू हो जाएगी 8/2, यानी कि 18 - 10 करेंगे तो 8/2, तो देयर विल बी 4, दिस विल 4। अब 4 अनसैचुरेशन फैक्टर के साथ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो काफ़ी आंसर लेदी हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन ने इटसेल्फ जो है सो रेस्ट्रिक्शन कर दिया है कि वी हैव टू ड्रॉ ओनली दोज स्ट्रक्चर्स इन विच द फिनाइल रिंग टू अपीयर्स। तो फिनाइल रिंग की यदि हम बात करें स्टूडेंट, तो फिनाइल रिंग ऐसा होता है ना, एराइल या फिनाइल रिंग। तो यहाँ पे हमारा जो है सो 3 पाई बॉन्ड होता है ना, 1 2 और 1 3। तो हम हर एक पाई बॉन्ड में एक अनसैचुरेशन फैक्टर, तो 3 पाई बॉन्ड में 3 अनसैचुरेशन फैक्टर और एक रिंग में भी एक अनसैचुरेशन फैक्टर। तो टोटल जो अनसैचुरेशन फैक्टर जो है 4, वो गिवन कंपाउंड में जो कैलकुलेशन से आ रहा है वो इतना ही पार्ट में पूरा जो है सो अपीयर हो रहा है। तो बाकी का हमारा जो कार्बन एंड हाइड्रोजन बचता है, यानी अभी तक C6H6 ही हुआ है, तो फर्दर हम 2 हाइड्रोजन ऐड कर दें तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन हमने ऐड कर दिया और एक दूसरा हाइड्रोजन दूसरा कार्बन भी ऐड कर दिया, मतलब CH2, यहाँ CH3 है ना, ये कुछ नहीं यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये CH2 है। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हमारी निकल करके आती है। अब हम ओवरऑल यदि काउंट करें तो यहाँ हमारे जो है सो टोटल कितने हो गए, तो कार्बन हमारे 8 हैं और हाइड्रोजन यदि हम काउंट करें तो 5 हमारे जो है सो कार्बन जो हैं उनके साथ 5 एसोसिएटेड हाइड्रोजन और 5 3 8 और ये 10, 2 मिला करके 10 हो गया, यानी C8H10 हो गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा चेन लेंथ को छोटा करके बाकी की सारी पॉसिबिलिटीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन ये है कि ओनली द स्ट्रक्चर दोज स्ट्रक्चर्स आर टू बी ड्रॉन विच हैव फिनाइल रिंग। तो हम एक बस इतना ही कम कर सकते हैं कि ये CH3 एक यहाँ पे अलग अलग कर दें जो एक जगह C2H5 के फॉर्म में था। तो इसमें फिर जो है सो पोजीशन आइसोमरिज्म हम इसका बना सकते हैं और ये होगा CH3 और यहाँ पे होगा CH3। ऐसे डाईमिथाइल बेंजीन कंपाउंड्स को हम लोग जाइलिन्स करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ऑर्थोजाइलिन। जब 1 2 पोजीशन में 2 मिथाइल ग्रुप्स हों तो ऑर्थोजाइलिन ऑर्थो आइसोमर है,
इसको हम लोग मेटाजाइलिन या एम जाइलिन कहते हैं। और इसके अलावा एक और पोजीशन आइसोमर हो सकता है ना, 1,4 वाला हो सकता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे हियर वी हैव द CH3 एंड अनदर CH3। सो overall 4 isomeric forms having the phenyl ring are possible. So this becomes the answer. Overall 4 isomeric forms are possible. So हम लोग next question देखते हैं student. So we have a question here. Draw all possible 3-degree amine structures for the molecular formula C6H15N. इसके लिए स्टूडेंट्स यदि हम इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी निकालें तो C6H15N के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा HX की जो वैल्यू होगी, यानी कि 6 कार्बन की कंपाउंड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम 6 कार्बन का जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा वो C6H14 होगा। तो अकॉर्डिंगली यहाँ से यदि हम HX की बात करें तो HX यानी कि इस सेचुरेटेड कॉरेस्पॉन्डिंग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे 14 जो है सो टोटल हाइड्रोजन है। जब ये ट्राइवेलेंट एटम के साथ हम डील करते हैं तो हमने कहा था कि पर नाइट्रोजन हर एक नाइट्रोजन एटम को तो हमें रिमूव करना ही है, और पर एक नाइट्रोजन एटम रिमूव हमें साथ में एक हाइड्रोजन भी रिमूव करना है। तो उसके बाद जो हाइड्रोकार्बन का बाकी जो बचता है उसको हम IHD कैलकुलेशन के लिए लेंगे। तो ये इक्विवेलेंट टू द C6H14 हो जाएगा क्या, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो इस तरह से HY भी हमारा जो है सो स्टूडेंट 14 आ गया। और इस तरह से अनसैचुरेशन फैक्टर की बात करें, UF की बात करें, तो हमारा ये अनसैचुरेशन फैक्टर जो है सो 14 - 14 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0 आएगा। यानी कोई रिंग नहीं है और कोई पाई बॉन्ड भी नहीं है। तो अब हमें स्ट्रक्चर्स जो है सो ड्रॉ करना है, और ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ जो हम करेंगे तो यहाँ हमें जो है सो एक एक करके देखें कैसे स्ट्रक्चर्स हम लोग क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ ले सकते हैं। तो इन ड्राइंग्स में हमें जो है सो जो स्ट्रक्चर्स हमें बनाना है वो फॉर्मूला सभी में ही कॉमन होना चाहिए। तो C6H15N स्ट्रक्चर है जिसमें कि कोई रिंग नहीं होगा और कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया। तो ओपन चेन फॉर्म में हम एक एक करके बनाते जाएं। CH3 3-degree एमीन मतलब नाइट्रोजन शुड हैव 3 एल्काइल ग्रुप्स। तो एक तो हमने ऐसा किया कि CH3 CH2 और ये CH2 3 कार्बन इधर रखा, एक 4th भी कार्बन इधर ही ले लेते हैं। बीच में हमने नाइट्रोजन लिया और नाइट्रोजन के साथ दोनों एंड पे हमने ये मिथाइल ग्रुप कर दिया। तो हमारे 6 कार्बन हो गए। IHD हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, तो अकॉर्डिंगली वो ऐसा ही आएगा फॉर्मूला में, कोई हम रिंग या पाई बॉन्ड नहीं देंगे। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी बन करके आती है, आप काउंट कर लें। ये फॉर्मूला होगा C6H15N। तो 3 3 हुआ 6 2 8 2 10 2 12 and 15 ओवरऑल। तो C6H15N, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग इस कार्बन की चेन लेंथ को थोड़ा छोटा कर दें। तो हम लोग इस तरह से जो है सो ब्रांचिंग करके छोटा कर सकते हैं कि CH3 ले लें। यहाँ लेफ्ट साइड में हमारा जो 4 कार्बन है उसमें हम लोग इसको मेन चेन को 3 कार्बन का करते हुए एक ऐसा ब्रांचिंग यहाँ कर सकते हैं CH3, और फिर हमारा हो जाएगा ये CH2, और हम राइट साइड पे वैसे ही CH3 रह देते हैं। हम सारी पॉसिबिलिटीज़ को लेकर के चलते हैं ना। तो 1 2 3 एंड ये 4 हमारे हो गए इधर, और फिर हम नाइट्रोजन ले लें और दोनों एंड में हम CH3 कर दें। तो ये एक दूसरा हमारा जो है सो पॉसिबल स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। इसमें एक पोजिशनल आइसोमर हम ऐसे बना सकते हैं कि ये वाला जो CH3 ग्रुप है इसको हम मूव करवा दें थोड़ा राइट साइड में से, कि हम ऐसा जो स्ट्रक्चर बनाएं। इसमें हम लोग जो है सो ले इस तरह से कि हमारे पास है ये CH3 और साथ में हमारा ये हो गया CH2, और यहाँ हम ले लें CH और यहाँ पे ब्रांचिंग करें तो ये उसका पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी हमारे साथ है एक। यहाँ दोनों एंड में हम CH3 और CH3 कर दें तो ओवरऑल ये हमारा फॉर्मूला निकल करके C6H15N का ही आ रहा है। इसके बाद हम यदि
फर्दर थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहें तो एक तो हम लोग इसमें 4 कार्बन को लेते हुए एक ऐसा टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप ले लें, तो यहाँ भी एक हमारा ऐसा पॉसिबिलिटी निकल करके आएगा। ये CH3 एंड CH3 है, और इससे हमारा जो है सो अटैच्ड, इससे हमारा एक अटैच्ड जो है सो नाइट्रोजन को कर दे। 4 कार्बन लेफ्ट साइड में जैसे थे वैसे ही रहेंगे, लेकिन यहाँ ब्रांचिंग बढ़ गई है, और ये हमारा जो है सो यहाँ पे नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन से अटैच्ड हैं 2 हमारे मिथाइल ग्रुप CH3। तो एक ये पॉसिबिलिटी भी है हमारे साथ। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो हम जो है सो कार्बन के चेन लेंथ को जो है सो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में छोटा करें, तो हम लोग जो है सो एक पॉसिबिलिटी ये ले सकते हैं। 3 कार्बन की हम यदि ले लें तो 3 कार्बन की पॉसिबिलिटी के साथ हम CH3, CH2 एंड CH2 कर दें, और नाइट्रोजन हम यहाँ बीच में लिख दें। इधर जो है सो एक तो हम C2H5 कर दें और एक CH3 कर दें, सो दैट कि हमारा ओवरऑल 3, 2, 5 एंड 1, 6 हो गया, तो 6, 6H15N। अब इसमें थोड़ा और अल्टरेशन कर सकते हैं हम लोग, तो ये कर दें ऐसा कि ये CH3 इधर ले लें और ये ब्रांचिंग जैसा कर दें हम, तो ये CH3 मतलब ऐसा, और यहाँ हम कार्बन को कर दें, तो ये 3 कार्बन वाली विथ ब्रांचिंग हो गई, और ये नाइट्रोजन के साथ हमारा अटैच्ड है ये C2H5, और इधर है CH3, तो ये भी एक आइसोमेरिक फॉर्म हुआ हमारा। तो ऊपर में हमने 2 और यहाँ पे 4, ओवरऑल ये 6 अभी तक हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया है। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉसिबिलिटी इसमें हो सकता है स्टूडेंट, कि हम इसमें जो है सो फर्दर सभी तरफ जो है सो इथाइल ग्रुप ही ले लें, तो हम N ले लें नाइट्रोजन, और इधर कर दें CH2 CH3, और सभी तरफ जो है सो ऐसा ही ग्रुप लगा दें CH2 CH3, और इधर भी CH2 CH3। आप बाकी के कोई भी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। हमारा जो ये कंपाउंड होगा, ये 7 ही आइसोमेरिक फॉर्म्स जो हैं सो हमारे अवेलेबल होंगे। सब का हम एक एक करके यदि नंबरिंग कर दें, तो से कि ये स्ट्रक्चर नंबर 1 हो गया, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 हो गया, और फिर दूसरे वाले पेज में हमारा ये स्ट्रक्चर नंबर 3 हो गया, तो स्ट्रक्चर नंबर उसके बाद 4 हो गया, इसको हम लोग 5 कर दें, एंड दिस इज 6 एंड देन 7। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में थोड़ा आपको स्टूडेंट्स एक करना पड़ेगा, थोड़ा ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स को बड़ा प्रैक्टिस के साथ जो है सो स्लोली ड्रॉ करना सीखना होगा, तो फिर ये धीरे धीरे आ जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा एक्सपर्टाइज तो इसमें धीरे धीरे आएगा। तो एक ये प्री रिक्विजिट हमारा तो होता है कि इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी निकालना आना चाहिए, सो दैट कि पहले आपको पता चल जाए कि इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा या कोई रिंग नहीं होगा। इसी तरह से हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि थोड़ा और प्रैक्टिस आपका हो सके। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग रिंग चेन आइसोमेरिज्म नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी थोड़ा बड़ा हो चुका है। अभी हम लोग इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी में और क्वेश्चंस ना करके यही ख़त्म करते हैं। सो ओके, सो नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग the ring chain isomerism, then the functional isomerism and the tautomerism, then we will be going to the stereo isomerism.